हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकुरण इंस्टीट्यूट। मेरा नाम निकिता भारद्वाज है और हम एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस के लिए बायोलॉजी पढ़ रहे थे। तो हमने पिछले लेक्चर्स में ये देखा कि जो हमारी पहली यूनिट थी एनिमल न्यूट्रिशन, तो उसमें हमने न्यूट्रिशन से संबंधित बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ को देखा। फिर हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को शुरू किया था, जिसमें हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बेसिक कंसेप्ट से शुरू किया था। उसके बाद अब हम आ गए हैं उसकी टर्मिनोलॉजी पे, यानी कि इसके आगे अगर हमें जो न्यूट्रिशन है उसे समझना है तो उसके लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को जानने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम कुछ कंसेप्ट्स जैसे कि कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम जो है ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन जैसी प्रोसेस पे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन को समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन ये होता है कि जब भी आप जैसे कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं या फिर आप कोई डाई है, जैसे कि कोई अगरबत्ती आप इंसेंस स्टिक है उसको आप जलाते हैं, तो उसका जो धुआं है या उसकी खुशबू है या उसका सुगंध है वो पूरे कमरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आपको एक कोने से दूसरे कोने तक उसकी खुशबू बराबर से आती है। वैसे ही जब आप एक पानी के बीकर में एक डाई को डालते हैं, मान लीजिए ये डाई है, जिसे हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, जो कि एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाने में हेल्प करता है। तो यदि हम डाई लेते हैं तो क्या होता है कि ये जो डाई है ये अगर आप पानी के सॉल्यूशन में छोड़ देंगे तो कुछ देर के बाद ये जो डाई है ये पूरे सॉल्यूशन को उसी कलर का कर देगी, जैसे कि ये। तो इससे हमने क्या देखा कि ये जो प्रोसेस है ये पूरा डिफ्यूजन का प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि जो अब हम यहाँ से डेफिनेशन बनाएंगे कि क्या द मूवमेंट ऑफ molecules from region of, मतलब ऐसे जगह से जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन मीन्स व्हाट? कंसंट्रेशन जो होता है आप इसे इस आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ सब्सटेंस या फिर मॉलिक्यूल से जहाँ पे भी ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसमें जो कंसंट्रेशन है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है आपस में, वो बहुत कम होगा, तो उसको हम कहेंगे हायर कंसंट्रेशन। और जहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तो उसे हम कहेंगे लोअर कंसंट्रेशन का रीजन। तो डिफ्यूजन क्या हुआ? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ये हायर कंसंट्रेशन, टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि यहाँ पर ये जो एरिया था ये हायर कंसंट्रेशन का था, या अगरबत्ती के जो आसपास का एरिया था वो हायर कंसंट्रेशन का रीजन था, और उसके बाद जो बाहर की जो इसके अलावा की हवा थी उसमें लोअर कंसंट्रेशन था, या ये जो पानी के मॉलिक्यूल थे वो लोअर कंसंट्रेशन का रीजन था। तो यहाँ से सब्सटेंस का मूवमेंट हुआ लोअर कंसंट्रेशन के एरिया में, तो इसे हमने क्या कहा? डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न के बारे में दो बातें और जान लेते हैं कि जो डिफ्यूज़न है इसमें क्या हमने कोई मेम्ब्रेन यूज़ करी? तो नहीं यूज़ करी, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? नो मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड।
जब भी डिफ्यूज़न होगा तो यहाँ पर मेम्ब्रेन जो होगी वो एब्सेंट होगी या फिर फुल्ली परमिएबल होगी। पिछले लेक्चर मैंने आपको ये बताया था कि परमिएबिलिटी क्या होती है। परमिएबिलिटी में हमने ये डिस्कस किया था, यदि कोई मेम्ब्रेन जो है, एक झिल्ली जो है वो पूरी तरह से परमिएबल है तो वो अपने जो उसका फिल्म है, ये थिन फिल्म है, उसमें से सारे मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र होने देगी। लेकिन यदि वो सेमी परमिएबल है तो वो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करेगी, जिसमें वो क्या करेगी, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उन्हें रोक देगी और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उन्हें यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होने देगी। और यदि वो इम्परमिएबल है, जैसे कि मैंने पिछले बार एग्जांपल बताया था क्यूटिकल लेयर का, जो एक वैक्सी लेयर होती है लीव्स के अपर या लोअर सरफेस पे, तो वो क्या करती है कि वो वैक्स जो है वो जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने में से इस यहाँ से यहाँ बिल्कुल भी पास नहीं होने देती, तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस तरह से परमिएबिलिटी की मैंने आपको तीनों प्रॉपर्टीज़ पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। तो अब हमने यहाँ दिखाया कि जो डिफ्यूज़न है इसमें जो मेम्ब्रेन है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नो मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड। और वहीं पर यदि मेम्ब्रेन प्रेजेंट भी है तो इफ़ प्रेजेंट देन इट शुड बी फुल्ली परमिएबल। तो क्या होना चाहिए, फुल्ली परमिएबल। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एक होता है डिफ्यूजन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन ग्रेडियंट क्या होता है, जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट होता है वो हमें ये बताता है कि जो फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस या फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो किस दिशा में होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो जहाँ पर भी हायर कंसंट्रेशन का रीजन है वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन में डिफ्यूज़न होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट है वो हाई से लो की तरफ होगा। यही है डिफ्यूज़न का बेसिक प्रिंसिपल, जिसमें हमने ये देखा कि डिफ्यूज़न होता क्या है, फिर इसमें मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिर ये डिफ्यूज़न ग्रेडियंट के लॉ को फॉलो करता है। और एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में देखी जा सकती है। गैस का एग्जांपल मैंने ये दिया, लिक्विड का एग्जांपल मैंने ये दिया। जो एलॉय वगैरह होते हैं उसमें शायद सॉलिड का होता है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में ये प्रॉपर्टी जो है वो देखी जाती है। ठीक है, तो अब हम अगला देखते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये जो हम कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को समझ रहे हैं ताकि हम आगे चल के ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर इन प्लांट्स समझ सकें। यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जो लाइफ प्रोसेसेस का एक भाग है, उसके अंदर हम जब फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे, ट्रांसपिरेशन डिस्कस करेंगे, तो उसके दौरान ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल होगा। तो उसके पहले हमें तैयार होना चाहिए कि हमें ये टर्मिनोलॉजीज़ के बेसिक कंसेप्ट मालूम हो, इनके बारे में मालूम हो कि ये क्या चीज़ है। तो आइए अब देखते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन ऑफ, अब हमने डिफ्यूजन पढ़ लिया है, तो डिफ्यूजन मतलब क्या हुआ कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में सब्सटेंस या मॉलिक्यूल का फ्लो होना। अब ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर या सॉल्वेंट। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है। जैसे कि आपने नमक या चीनी का घोल बनाया तो नमक और चीनी क्या हो गए, आपके सॉल्यूट सब्सटेंसेस हो गए, और घोल जिसमें बनाया मतलब जो मीडियम यूज़ किया पानी, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। तो डिफ्यूज़न ऑफ वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स
फ्रॉम वही रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हमने क्या देखा कि जो ऑस्मोसिस है वो क्या है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे एक कंडीशन जुड़ेगी, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ाया था, क्योंकि जब भी हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो आपको वो पूरा लेक्चर याद आना चाहिए कि मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में क्या बताया था। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब प्लांट सेल्स हैं, तो प्लांट सेल में कहाँ पर उसकी पोजीशन है, फिर परमिएबिलिटी के जो मैंने तीनों कंसेप्ट दिए थे कि परमिएबल क्या होता है, सेमी परमिएबल क्या होता है, इम्परमिएबल क्या होता है, ये सारा कंसेप्ट यहाँ पे आपको यूज़ करना है। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ऑस्मोसिस क्या हुआ, डिफ्यूजन ऑफ वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब मैं आपको इसे डायग्राम से बताती हूँ कि मान लीजिए ये आपका बीकर है, एक तरह का कोई भी वेसल है, उसमें है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आपने उसे रखा हुआ है सेपरेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपका एक साइड भरा हुआ है सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन वाला और एक साइड भरा हुआ है पानी या फिर लोअर कंसंट्रेशन का कोई सॉल्यूशन। तो जब तक ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में रहेगी तो वहाँ से क्या होगा कि जो ये हायर कंसंट्रेशन है ये लोअर कंसंट्रेशन है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के कारण क्या होगा, वो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करेगी। अब क्या होगा, यहाँ से जो है वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ आएंगे। मैंने क्या बताया, वाटर मॉलिक्यूल यानी कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो लोअर कंसंट्रेशन का भाग है वो यहाँ पर आएगा। अब ये यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर ये पानी थोड़ा हो जाएगा और यहाँ पर ये यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन का भी होगा और यहाँ का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। इसको लोअर टू हायर कहेंगे। लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो है आपका अब जो होंगे ये तब तक प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ओके, इक्विलिब्रियम जब तक नहीं आएगा तब तक ये इंटरमिंगलिंग चलती रहेगी। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम देखते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है।
उससे पहले मैं आपको ऑस्मोसिस में रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में बता दूं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस ये होता है कि जैसे कि जो भी हमारे घर में फ़िल्टर लगे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि जो हमारा, मान लीजिए लोअर कंसंट्रेशन हमारा साफ़ पानी है, हायर कंसंट्रेशन हमारा गंदा पानी है, मतलब उसमें सॉल्ट्स मिले हुए हैं, वो हमारे पीने के लिए नहीं है, पोर्टेबल नहीं है। तो क्या होगा, वो स्पेशली जो है यहाँ से जो हायर कंसंट्रेशन से जो भी हमारा साफ़ पानी है, सॉल्ट और गंदगी को छोड़कर वो यहाँ पे मूव कराया जाएगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस को अगर आप देखें तो अब मूवमेंट उल्टा होगा, जो मैंने पहले लिख दिया था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो लोअर कंसंट्रेशन वाला जो सॉल्वेंट था वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा था, लेकिन जब हम यही प्रोसेस को जब हम रिवर्स कर देंगे तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाएगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब क्या होगा कि यहाँ से जो साफ़ पानी है वो साफ़ पानी में मिल जाएगा जिसे हम पिएंगे, और जो सॉल्ट्स हैं वो वेस्टेज जो है वो कम से कम रहेगा और हमारा पानी वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह की प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ये क्या खुद ब खुद हो जाएगा, जब हम सीधी प्रोसेस को उल्टा कर रहे हैं तो हमें कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, वो है प्रेशर। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तब ये रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो आपने क्या देखा कि ऑस्मोसिस की जो स्पॉन्टेनियस यानी कि जो नेचुरल प्रोसेस है वो ये है कि जब भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन वाले दो सॉल्यूशन रखे जाते हैं तो उसमें एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है। कैसा, जो इक्विलिब्रियम तक चलता है, जिसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है वो हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया में आके अपना मिलता चला जाता है, और दोनों का जब तक ये तब तक चलता है जब तक दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। ये क्या है, इक्वल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हमने ऑस्मोसिस के बारे में देखा। अब ये तीन चीज़ें क्या हैं इसे भी समझ लेते हैं। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है इसमें क्या होता है, जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होता है, मतलब कि जो भी दो सॉल्यूशन है उनके बीच का जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल इक्वल है। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो घुला हुआ हमने सॉल्यूशन बनाया है वो दोनों, जो इस साइड है और जो इस साइड है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये होता है कि जो एक साइड है, जैसे कि मान लीजिए आपने ये जो सेल है ये डाला इसके पानी के सॉल्यूशन में, ये पानी है, इसके अंदर आपने सेल डाल दी और सेल में भरा हुआ है क्या, साइटोप्लाज्म। क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो अब जो साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, और जो पानी का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ऐसा है। मतलब जो बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो सेल के साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। अब हाइपोटोनिक क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि ये आपका वेसल है, इसके अंदर एक सेल है, इसमें भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब यहाँ पे भरा हुआ है पानी। तो अब ये जो रिएक्शन है वो उल्टी हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसका कॉन्सेंट्रेशन लिख लीजिए, इज़ ग्रेटर देन ऑफ वाटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइसोटोनिक क्या होता है, जब दोनों जो सेल के अंदर का भरा हुआ साइटोप्लाज्म, ये एक एग्जांपल है, और बाहर का पानी, दोनों का जो कंसंट्रेशन का लेवल है वो इक्वल है। अगर हाइपरटोनिक है तो जो ये बाहर वाला है जो पानी है वो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हाइपोटोनिक है, उसी फिर बाहर वाले पानी का कंसंट्रेशन कम है, सेल के साइटोप्लाज्म का ज़्यादा है। तो इस तरह से हमने
ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा। अभी हम ऑस्मोटिक प्रेशर भी पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। अब जो मैंने आपके पिछले डायग्राम में आपको मैंने बताया था कि एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आपके अब क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से बनते हैं। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से कि ये जो है, अगेन हमने एक सेल लिया, उसके अंदर भरा है साइटोप्लाज्म। यहाँ पर भी ले लिए हमने सेल जिसके अंदर भरा है साइटोप्लाज्म। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने सेल को रखा। अब क्या हुआ, जो पहला वाला सॉल्यूशन है उसमें सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है और बाहर का जो सॉल्वेंट है यानी कि पानी है मान लीजिए, तो इनका जो है कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पानी है और ये जो सेल है इनके बीच में है रिलेशन कि जो वाटर है उसका कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म से ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वाटर है उसका कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म से कम है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि जो हमारी सेल है उसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कि नो एंट्री एंड नो एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर आप वाटर लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें नो एंट्री और नो एग्जिट होगा। हमारी जो सेल है वो वैसी ही रहेगी जैसी हमने उसके अंदर डाली थी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगी, और हाइपोटोनिक में क्या होगा, जो सेल है वो स्वेल कर जाएगी। कैसे, जैसे कि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें क्या हुआ कि जो बाहर का कंसंट्रेशन है वो सेल के कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, तो जो सेल है, सेल के अंदर का जो भरा हुआ सॉल्वेंट है अब वो बाहर आएगा। मैंने आपको पिछले में बताया था कि जहाँ भी हायर कंसंट्रेशन होगा वहाँ से सॉल्वेंट मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ से जो है वहाँ, ये यहाँ पर आ गया, तो सेल इसमें श्रिंक हो गई। तो इसे हम कैसे लिखेंगे कि सेल श्रिंक हो गई और जो साइटोप्लाज्म है उसमें से मूवमेंट हो गया पानी की तरफ। अब इसे हम कैसे लिखेंगे कि सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी कि यहाँ का जो सॉल्यूशन है उसका जो कंसंट्रेशन है वो साइटोप्लाज्म से कम है, साइटोप्लाज्म में उसके कंसंट्रेशन से कम है। तो इसमें क्या होगा, जो मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का वो होगा सेल के अंदर। तो इससे क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा, वाटर से साइटोप्लाज्म की तरफ होगा मूवमेंट। तो ये हमने देखा आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। अब हम आगे देखते हैं। तो इसे हम, जैसे कि ये हमने देखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में हमारा क्या हुआ था, जो सेल है वो श्रिंक हो गई थी। तो जो श्रिंक सेल थी वो इस तरह से अपने एरिया से यहाँ पर श्रिंक हो गई है, आप देख सकते हैं। ये इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, सेल जो है फ्लैसिड है, मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, नो चेंज।
अब ऐसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ कि जो पानी है वो अंदर की तरफ मूव किया, यहाँ से पानी ने साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ मूव किया था, यहाँ पे साइटोप्लाज्म की तरफ मूव किया, तो जो सेल है वो हमारी हो गई टर्जिड। टर्जिड का मतलब होता है स्वेल्ड अप, स्वेल्ड अप। तो इस तरह से हमने ऑस्मोसिस से जुड़े प्लाज्मोलाइसिस को समझा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन कि प्लाज्मोलाइसिस जो है वो डिपेंड करता है किस प्रॉपर्टी पर, ऑन विच प्रिंसिपल। तो उसका आंसर होगा ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऑस्मोसिस को भी समझ लिया। अब हम देखते हैं वाटर पोटेंशियल को। अब वाटर पोटेंशियल क्या होता है कि वाटर पोटेंशियल आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक सेल है, ये सेल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। यदि इस सेल को हमें जैसे कि आप एग्जांपल देखते होंगे कि आप मटर, पीस के दाने या ग्राम के दाने यानी कि चनों को आप जब पानी में सोक करते हैं तो क्या करते हैं, ये क्या होता है, इसमें ये स्वेल्ड अप हो जाता है। तो ये जो सेल थी ये ही क्या हुई, स्वेल्ड अप हो जाएगी। तो इससे इसका मतलब क्या हुआ कि पानी इसके अंदर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल का वाटर पोटेंशियल था वो लो था और बाहर का जो वाटर पोटेंशियल था, इसको साई से डिनोट करते हैं, वो हाई था। तो इससे हमने क्या डेफिनेशन निकाली, इससे हमने ये डेफिनेशन निकाली कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी है मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। इसकी एक और डेफिनेशन है, वो ये है कि एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मूव, यानी कि एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू वर्क। अब वर्क क्या है, उसे मूवमेंट ही तो करनी है ऑस्मोसिस में या डिफ्यूजन में। तो इसका एक और डेफिनेशन है कि एबिलिटी of water molecule to do work or movement। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट ही तो हो रहा है। जब यहाँ पर जो सेल है या हमारा चना या मटर का दाना है वो फूल कैसे रहा है, वो इसलिए फूल रहा है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ने वहाँ पर एंट्री ली मतलब कुछ मूवमेंट किया, मतलब कुछ वर्क किया, और ये ही है वाटर पोटेंशियल। इसे हम डिनोट करते हैं साई से, इसे हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय साई। अब साई के हम देख सकते हैं कि जब साई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी, इसका मतलब क्या होगा कि वाटर पोटेंशियल लो है।
और इसकी वैल्यू जब हाई होगी तो इसका मतलब क्या है कि वाटर पोटेंशियल हाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी जो हाई स्टेज में है वहाँ पर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, अब वहाँ से मूवमेंट होगा। तो जब इसकी वैल्यू हाई होती है तो मूवमेंट जो है वो साइटोप्लाज्म से बाहर की ओर होता है, और जब इसकी वैल्यू लो होती है तो जो मूवमेंट है वो साइटोप्लाज्म से मतलब साइटोप्लाज्म की तरफ होता है पानी से। तो यही तो होता है, जैसे कि इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये आपका मान लीजिए प्लांट है, ठीक है। तो ये जो प्लांट है इसका जो रूट सिस्टम है इसमें क्या होगा कि जो इसके रूट हेयर्स होंगे उसमें जो है वाटर पोटेंशियल क्या होगा, रूट हेयर्स का लो होगा, लो। और सॉइल में जो मॉइस्चर है, जिसे हम पानी जब हमने सिंचाई करी या पानी डाला तो वो सॉइल का जो है ये प्लांट रूट का है। अब जो सॉइल का है मैं इसे अलग कलर से बना देती हूँ। जो सॉइल है, सॉइल में जो पानी है इसका क्या है वाटर पोटेंशियल हाई। तभी तो जब हाई से लो की तरफ तभी मूवमेंट होगा, तभी तो रूट उस पानी को सक करेगी और अपने अंदर लेते हुए फिर जाइलम से फिर लीव्स तक पहुंचाएगी और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाएगी। तो ये मूवमेंट तभी पॉसिबल होगा जब इनके बीच में वाटर पोटेंशियल की जो डिफरेंस है या वाटर पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट है वो अलग अलग हो, यानी कि एक हाई हो और एक लो हो। तो इस तरह से हमने वाटर पोटेंशियल को भी समझ लिया। अब हम देखते हैं टर्गर प्रेशर को कि टर्गर प्रेशर क्या होता है। अब जैसे कि आप देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि एक सेल है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और एक सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होती है। हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में क्या होता है, एक सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है और अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म। तो ये एक प्रकार की सेल ही है जिसमें ये सेल वॉल का काम कर रहे हैं, और ये जो है प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं और साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म कब बोलेंगे, जब हम न्यूक्लियस में अंदर भरे हुए न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को जोड़ेंगे। तो जब ये प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म जो है वो सेल वॉल की दीवारों पर जो प्रेशर अप्लाई करता है उसे ही हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। और इन रिटेलिएशन मतलब उसके बदले में जो होता है, जो सेल वॉल होती है वो उस पर एक प्रेशर अप्लाई करती है जो कि एक बैक प्रेशर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर। तो आपने क्या समझा कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो यदि सेल वॉल पर जो एक प्रेशर अप्लाई करता है वो होता है टर्गर प्रेशर, और उसके बदले में जो सेल वॉल है वो प्रोटोप्लाज्म पर जो प्रेशर अप्लाई करती है उसे हम वॉल प्रेशर कहते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो टर्गर प्रेशर है कौन अप्लाई कर रहा है, प्रोटोप्लाज्म। और जो वॉल प्रेशर है वो कौन अप्लाई कर रहा है, सेल वॉल। अप्लाइड बाय सेल वॉल। तो जब दोनों बैलेंस स्टेज में रहते हैं तभी क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो अपनी एफिशिएंट वे में रहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा कि इसको हम कैसे देख सकते हैं कि इसने हमें कैसे फ़ायदा दिया, फंक्शंस। जब आप हर्बेसियस प्लांट्स को देखते होंगे, हर्बेसियस प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, हमेशा वेस्कुलर टिश्यूज़ में कोई ना कोई सैप भरा होता है, यानी कि उनमें पानी और
प्रोडक्ट्स का जो है मूवमेंट हो रहा होता है, यानी कि वो हर्बिसियस प्लांट्स हैं, वेस्कुलर टिश्यूज से बने होते हैं। यानी कि आप जैसे देखते होंगे कि जो ग्रीन स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं वो सब हर्बिसियस प्लांट्स होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जो उनकी सेल उनमें वो कैसे बने होंगे, किसी ना किसी सेल्स मतलब टिश्यूज से, फिर सेल्स से। तो वो जो सेल्स हैं वो अपने रिजिड फॉर्म में तभी रहेगी जब जो टर्गर प्रेशर है वो बैलेंस रहे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मतलब इसका यूज़ क्या हो गया कि जो आपके ग्रीन स्टेम वाले हर्बिसियस प्लांट्स हैं, हर्बिसियस प्लांट्स जैसे कि मेज़, जैसे कि शुगर केन, जैसे कि बनाना, आपने इन प्लांट्स को देखा होगा, इनमें कोई एक रिजिड स्टेम नहीं होता है। यानी कि ये इस तरह के पेड़ नहीं होते हैं जिनमें एक स्टेम हो जो इनके वज़न को अच्छी तरह से सहन कर ले और इन्हें हमेशा एक इंटैक्ट पोजीशन में रखे। लेकिन तो इसमें क्या होता है, इसमें ये टर्गर प्रेशर काम करता है जिसमें इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो है वो इन्हें हेल्प करती है कि ये हमेशा अपनी इंटैक्ट पोजीशन में रहें। अब इसका दूसरा फंक्शन क्या हो गया, ये जो हमारी लीव्स हैं, जो हमारे पेड़ होते हैं, उनकी लीफ हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में स्टिक खड़ी होती है, कभी वो मुरझाती नहीं है, कभी नीचे नहीं गिरती है। तो ये किस वजह से होता है, ये इसी वजह से होता है। तो लीफ की हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है वो भी इसी फिनोमेना पे काम करती है, हॉरिजॉन्टल। अब और भी इसमें इसके और भी यूजेस हैं, जिसमें आपने देख लिया कि सबसे पहले तो स्टेम में ये यूज़ हो रहा है, फिर लीफ में ये यूज़ हो रहा है, फिर ये क्या होता है, ये आपको आपके जो टिश्यूज़ हैं उनमें भी उन्हें प्रॉपर पोजीशन में रखने में हेल्प करता है। फिर आपकी जो जाइलम फ्लोएम है उन्हें अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग करने में काम करता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो टर्गर प्रेशर है वो हमारे को कितनी ज़्यादा हेल्प देता है। और ये बहुत ज़रूरी है उन प्लांट्स के लिए जिन प्लांट्स में एक रिजिड स्टेम नहीं होती है। तो इस तरह से हमने टर्गर प्रेशर को भी समझ लिया। इसके बाद हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या था, ऑस्मोसिस ये था कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ताकि वो दोनों को इक्विलिब्रियम में ला सके। तो इससे क्या हुआ कि यदि ये मूवमेंट को रोकना है, टू स्टॉप मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को करने से रोकना है, तो हमें क्या होगा, एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। प्रेशर अप्लाइड। तो ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम देखते हैं इम्बाइबेशन क्या होता है। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि इम्बाइबेशन मतलब ये होता है एब्जॉर्प्शन फिनोमेना प्लस एड्जॉर्प्शन फिनोमेना। अब एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन क्या होते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे कि ये हमारे एटम्स हैं, कोई भी हमारा अगर हम सब्सटेंस को लें तो वो किसी ना किसी एटम्स के अरेंजमेंट से बना होगा। मान लीजिए कोई लीफ है या कोई, मान लीजिए आपका मटर है, मटर का जो छिलका है वो क्या हुआ, एक तरह की सेल वॉल हुआ। अब हम उसके बाहरी एरिया को इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप क्रॉस सेक्शनली देखेंगे तो वो इस तरह से देखेंगे, वो किसी ना किसी तरह से एटम्स का अरेंजमेंट होगा। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जब आप इसे किसी सॉल्यूशन में सोक करते हैं, मान लीजिए पानी में सोक करते हैं, तो ये जो पानी है इसके बाहरी सरफेस के साथ साथ इसके अंदरूनी सरफेसेस में भी चला जाता है। तो एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, पानी का अंदर तक
अंदर के अंदर इतनी सारी लेयर्स को पार करते हुए पहुंच जाना, ताकि वो लास्ट तक पहुंच जाए, मतलब सेल के अंदर इंटीरियर पार्ट्स तक पहुंच जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। अब हम एड्सॉर्प्शन को समझें, तो जो एड्सॉर्प्शन है वो फिर से हमारा एक तरह का एटम्स का अरेंजमेंट को हमने देखा। तो इसमें क्या होगा, जब हम एड्सॉर्ब इसे कराएंगे, मतलब इसमें हमने पानी डाला, ये एक ऐसी सेल है जिसमें हमने पानी डाला, तो जो हमारा पानी है वो इसके कुछ ही दूरी तक ही गया, अंदर तक नहीं जा पाया। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें पेनिट्रेशन नहीं हो पाया, इसमें अंदर तक पेनिट्रेशन नहीं हो पाया, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, एड्सॉर्प्शन, मतलब आउटर सरफेस तक ही किसी सॉल्वेंट तक की पहुंच रहना, उसे हम क्या कहेंगे, एड्सॉर्प्शन। तो इम्बाइबेशन का प्रोसेस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दोनों होता है। जैसे कि जब आप चने या मटर के दाने को पानी में फुलाते हैं, तो उसमें ये दोनों एक्शन काम कर रहे होते हैं। उसके आउटर सरफेस में भी कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी जाता है, प्लस उसके इनर सरफेस में भी कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी मतलब कैपिलरी एक्शन के थ्रू नहीं, एब्जॉर्प्शन के थ्रू पानी अंदर चला जाता है। तो हमने क्या देखा, ये पानी का सॉल्यूशन है। तो इम्बाइबेशन की प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दोनों साथ में काम करते हैं। तो इसका अब यूज़ क्या है, इसका यूज़ है जब हमें सीड्स को जर्मिनेट करना होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। आपने गार्डनिंग या किसानों को देखा होगा, गार्डनिंग के वीडियोस देखिएगा या किसानों को देखिएगा, तो वो जब वहाँ खेतों में रुपाई करने जाते हैं या आपको कोई प्लांट लगाना होता है गार्डनिंग पर्पसेस से, तो आप क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए उस बीज को या कुछ घंटों के लिए उस बीज को पानी में फुला देते हैं। उससे क्या होता है, उसमें होता है इम्बाइबेशन का प्रोसेस। उससे क्या होता है, उसका जो आउटर लेयर है, सीड कोट है, वो हल्का हो जाता है, नरम हो जाता है, मुलायम हो जाता है और उसे छोड़ देता है। तभी वो सीड जो है आसानी से जर्मिनेट कर जाता है। तो इस तरह से जर्मिनेशन की प्रोसेस के लिए इम्बाइबेशन का प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही स्वेलिंग ऑफ सीड्स, जब जो सीड है वो स्वेल करेगा, माने उसके अंदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन, तभी उसे हम एम्बाइबेशन का प्रोसेस करेंगे। और ये सब का हेल्प होगी जर्मिनेशन के लिए, ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट, जब तक जो क्या होता है, जब भी कोई बीज हम पानी मिट्टी में डालते हैं तो क्या होता है कि उसका जो सीड कोट होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। वो कभी आप इमली के बीजों को देखिएगा, उसका सीड कोट बहुत हार्ड होता है। तो वो क्या होता है कि उसे जर्मिनेट होने में मौका नहीं देगा। लेकिन वहीं आप उसे पानी में फुला देंगे तो जर्मिनेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सीड के अंदर का जो पार्ट है उसे यदि फर्टिलाइजेशन यानी कि जर्मिनेट करना है या उसमें से नया पौधा बनाना है तो उसे सीड कोट को ब्रेक करके बाहर निकलना पड़ता है। तो सीड कोट की ब्रेकिंग के लिए कुछ जो सीड्स होते हैं जिनका सीड कोट बहुत हार्ड होता है, उसमें इम्बाइबेशन की प्रोसेस से उनका जर्मिनेशन पॉसिबल कराया जाता है। तो ये रहा इम्बाइबेशन। अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। तो हमने सबसे पहले डिफ्यूजन का प्रोसेस पढ़ा। डिफ्यूजन में हमने देखा कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूट सब्सटेंसेस का फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस हमने देखा, ऑस्मोसिस में हमने सॉल्वेंट जो है उसे फ्लो कराया था, यानी पानी को फ्लो कराया था थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसे मैं लिख देती हूँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो ये है और ये है, ठीक है। इसके बाद प्लाज्मोलाइसिस में हमने आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में देखा। अब इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ये बनते हैं कि
ये वो सेल का कोई नाम दे देते हैं कि ग्राम का बीज मतलब चने का बीज है, मटर का बीज है, या जो भी है सेल है, उसे हमने अब सॉल्यूशन का भी वो लोग नाम रख देते हैं कई बार कि सॉल्यूशन जो है पानी है, या फिर सॉल्यूशन जो है वो एसीटोन है, या ऐसे कुछ नाम रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसमें सेल श्रिंक करेगा या स्वेल अप करेगा, ये एक क्वेश्चन के हिसाब से पूछ लेते हैं। तो इसमें हमें ये बस यही देखना है कि किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो जिसका कंसंट्रेशन यदि कम होगा, जैसे कि यहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा था और सेल का कंसंट्रेशन, यहाँ जैसे हाइपरटोनिक में पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, सेल के साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन कम था, तो पानी का मूवमेंट कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म से पानी की बाहर की ओर। अब यहाँ हाइपोटोनिक में क्या हुआ, हाइपोटोनिक में बाहर वाले का कंसंट्रेशन कम है, साइटोप्लाज्म का ज़्यादा है, तो पानी का मूवमेंट इनसाइड फ्लो होगा, यानी कि अंदर की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हमें देखेंगे हम जब हम क्विज सॉल्व करेंगे या मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो किस तरह से ये स्वेल श्रिंक और मतलब सेल के श्रिंक होने और सेल के स्वेल अप होने के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद ये हमने देखा, इसके बाद हमने वाटर पोटेंशियल को देखा था, इसके बाद हमने टर्गर प्रेशर को देखा था कि किस तरह से जो सेल ये जो टर्गर प्रेशर है वो मेज़, शुगर केन और बनाना जैसे नॉन हार्ड स्टेम वाले ट्रीज़ में उसको इंटैक्ट रखने के लिए और उनके बाकी प्रोसेसेस को आसानी से करने देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर। ये एक्चुअली क्या होता है कि जो पानी होता है वो प्लांट के लिए कौन सा वाला यूज़फुल होता है, हमें उसे देखना है। खाली स्लाइड, इसी में समझ लेते हैं कि पानी, जैसे कि आप जानते होंगे कि जब आपकी ये मान लीजिए ये आपका खेत है और यहाँ आपने फसल लगानी है, से ग्रीन कलर से कर देती हूँ, आपको यहाँ पे फसल लगानी है। तो जब आप इस पे सिंचाई करेंगे तो आप इसमें क्या होगा, यदि आप इसमें पूरी तरह से नल खोल देंगे, यानी कि पूरी तरह से इसको पानी से लबालब भर देंगे, तो क्या होगा कि ये जो है वाटर या तो नीचे रन ऑफ कर जाएगा या तो इसके मॉलिक्यूल्स के आसपास इकट्ठा हो जाएगा और कुछ कैपिलरीज़ में भर जाएगा। तो जैसे इसे और बड़े डायग्राम से समझते हैं कि मान लीजिए ये आपके सॉइल के मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, ये क्या है, सॉइल। तो ये जो है, ये जो इसकी ब्लैंक स्पेसेस होती हैं, इसे हम कहते हैं कैपिलरी। यहाँ पर क्या होता है, कैपिलरी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ट्यूब जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो और विड्थ बहुत कम हो, तो उसे हम कैपिलरी कहते हैं। हमारे बाल जो हैं, या फिर हम एक बहुत ही पतली सी वो स्ट्रॉ रहती है कई बार, तो वो क्या होता है, उसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ से बहुत कम है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैपिलरी। तो ये जो है, जो सॉइल के एटम्स है वो आपस में थोड़ी सी डिस्टेंस छोड़ देते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, तो वो एक कैपिलरी का फॉर्म कर लेते हैं। तो उसके अलावा क्या होता है कि पानी जो सॉइल मॉलिक्यूल्स हैं उसके आजू बाजू भी पानी एक फिल्म बना लेता है, एक थिन फिल्म बना लेता है उसे, तो पानी इस तरह से भी जम जाता है। और जब हमने इस तरह से पूरा पानी लबालब भर दिया तो सारा पानी जो है वो ड्रेन ऑफ हो जाएगा और कहाँ तक चला जाएगा, जब भी हम पानी डालते हैं तो नीचे ग्राउंड लेवल तक चला जाता है। तो ग्राउंड लेवल को क्या कहते हैं, वाटर टेबल। वाटर टेबल यानी कि जो पानी फिर से बना देते हैं, ये आपका सॉइल है, हाँ ये आपका सॉइल है। यहाँ से आपने पानी को
ढेर सारा डाल दिया तो वो सारा का सारा ड्रेन ऑफ होके नीचे वाटर टेबल के नीचे चला गया, यानी कि ग्राउंड वाटर में मिल गया। तो अब इनमें से क्या होगा कि ये वाला जो पूरा ड्रेन ऑफ वाला वाटर है उसे हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं, ये ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं, जो पूरा नीचे की तरफ ड्रेन ऑफ हो गया। तो ये हमारे प्लांट के लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं है। इसे अगर आप इतना सारा पानी डाल भी देंगे तो वो आपके प्लांट में या रूट्स से एब्जॉर्ब होकर आपकी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को या आपकी फसल को कोई यूज़ नहीं देगा। अब कैपिलरी वाटर क्या होता है, ये मैंने बताया कि ये जो कैपिलरीज़ हैं इनके थ्रू जो वाटर इकट्ठा होता है सॉइल एटम्स के ब्लैंक स्पेसेस पे, जो कैपिलरी फॉर्म होती है, वो पानी ही हम प्लांट के लिए अवेलेबल होता है कि वो उससे रूट से उस पानी को सक करे और अपना मैकेनिज़्म जो है, मान लीजिए न्यूट्रिशन का, फोटोसिंथेसिस का, ट्रांसपिरेशन का, वो सब करे। उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, ये जो सॉइल के मॉलिक्यूल्स हैं उसके आसपास एक थिन फिल्म के रूप में जम जाता है, उसे हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, जो सॉइल है उसके टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि मान लीजिए ये सैंडी सॉइल है तो वो हमें 0.5% तक हाइग्रोस्कोपिक वाटर उसमें रिटेन रहता है, और यदि वो बहुत ही ज़्यादा क्लेई सॉइल है जैसे कि आपकी यहाँ की रेगुर सॉइल है, वो उसमें क्या होता है 15% तक वाटर अवेलेबल रहता है, सैंड। और ये है क्ले। लेकिन ये दोनों ही पानी उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, माने कि ये जो है रूट को यहाँ से, जो मान लीजिए यदि रूट लगी हुई है, कोई प्लांट लगा हुआ है, तो उसके रूट हेयर से एब्जॉर्ब होने में बहुत कम ही मतलब हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, लो हेल्प मतलब लो यूज़फुल, ये कम्प्लीटली यूज़फुल, और ये नो यूज़, ये किसी काम का नहीं है। ये हमारे किसी भी प्लांट को पानी या सिंचाई नहीं देगा, ये पूरा नीचे चला जाएगा वाटर टेबल तक। तो ये हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर। अब ये जो है एब्जॉर्प्शन बता रही हूँ मैं, इस डायग्राम को अभी हम कई बार देखेंगे कि हम किस तरह से प्लांट्स जो हैं पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो पानी है, मान लीजिए मैं ब्लू कलर से लेती हूँ, जो पानी है ये सॉइल में बाहर की तरफ है, तो सबसे पहले वो रूट हेयर्स के साथ अंदर जाएगा। फिर मैंने आपको सेल में बताया था कि एक वैक्यूल होती है, उसके अंदर जाएगा। फिर सॉइल पार्टिकल्स हैं ये कुछ। फिर ये आ गया आपका प्लांट का स्ट्रक्चर। तो प्लांट की जो बाहरी लेयर है वो एपिडर्मिस है, वहाँ पे फिर उसे एपिब्लेमा मिलेगा, फिर उसे कॉर्टेक्स मिलेगा, इस तरह से पासेज सेल, फिर एंडोडर्मिस, फिर फ्लोएम और जाइलम मिल जाएंगे। तो इस तरह से जैसे ही जो पानी है वो जाइलम में एंटर करेगा तो उसके बाद वो लीव्स के पास पहुंच जाएगा। उसके पहले इसे पेरिसाइकिल मिलेगा, ये अभी हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो पानी का फ्लो क्या होगा, रूट हेयर से वैक्यूल्स, फिर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर पेरिसाइकिल, फिर जाइलम, फ्लोएम, फिर इस तरह से एक पूरी फिल्म का निर्माण होगा लीफ तक। मतलब मान लीजिए ये जो है ये रूट हेयर है, यहाँ से ये पूरा जो है ये यहाँ पे है, फिर यहाँ से जो है ये प्लांट्स की लीफ है, जो लीफ है इसके जाइलम वेसल्स तक पानी को पहुँचना है, तभी तो वो उससे खाना बनाएगी, जो हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कि उसे वाटर की ज़रूरत है। तो ये जो पानी है ये किस तरह से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स होगा। इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ रूट हेयर्स हैं, पानी है। पानी मैंने कहा था कि मिनरल्स जो हैं वो हमेशा एक्वस फॉर्म में होंगे। फिर ये जो है ये पूरा वो स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते हुए ये जाइलम वेसल में पहुँचेगा, जाइलम वेसल से लीव्स तक पहुँचेगा, फिर फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस होगी, फिर ये वापस आ जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। तो हमने इम्बाइबेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर को भी देख लिया। अब ये प्लाज्मोडेस्मा हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे को देखेंगे। एक्चुअली ये क्या है, ये हमारे सेल्स हैं जिन्हें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे
कि ये किस तरह से जो वाटर है वो किस तरह से पानी को फ्लो करता है। ओके, थैंक यू।